जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्ग 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन। आप लोग मुझे बहुत अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए ये वीडियो लाता रहूँगा। अच्छा लगा जो है, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला है कि फर्स्ट चैप्टर 10वां का जो इतिहास का है, फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला इसका जो है पॉइंट है कि राष्ट्रवाद यूरोप में 19वीं शताब्दी में उन्नत एवं आक्रमण रूप से आया। अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश के प्रति प्रेमता की भावना को जो दिखाते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये जो है यूरोप में 19वीं शताब्दी में उन्नत रूप से आक्रमणकारी हुए और जो है राष्ट्रवाद सभी के जनता के नागरिकों को जो प्रेमता की भावना अपने देश के प्रति जगा, राष्ट्रवाद हुआ। पॉइंट नंबर दूसरा कह रहा है कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय देश थे जिसका मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में कौन सा सम्मेलन हुआ। तो वियना सम्मेलन हुआ। इसमें कौन सा देश भाग लिए थे। तो ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय देश थे और इसका मेजबानी कौन कर रहे थे। तो चांसलर मेटरनिख कर रहे थे। चलते हैं आगे। अब कह रहा है पॉइंट नंबर तीसरा कि 1830 की क्रांति से फ्रांस में बुरो वंश का अंत हुआ। तो कितना ईस्वी को बुरो वंश का जो है अंत हुआ। तो 1830 की क्रांति में। तो किस क्रांति में बुरो वंश का जो है अंत हुआ। तो 1830 की क्रांति में। अब आते हैं ऑप्शन नंबर पॉइंट 4। लुई फिलिप स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 को गीजो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लुई फिलिप जो है किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो गीजो को कितना ईस्वी में। 1840 ईस्वी में। अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। 1871 ईस्वी को इटली का एकीकरण हुआ। तो इटली का एकीकरण कब हुआ। 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ। 1871 में। जिसमें काबूर, मेजनी, गैरिबल्डी, एमुनुएल जैसे शासक योगदान दिए। अब यहाँ पे यही पूछ देते हैं कि जो है इटली के एकीकरण में काबूर, मेजनी, गैरिबल्डी और एमुनुएल जैसे ने योगदान है, इसका जो है वर्णन करे। इस तरह से सब्जेक्टिव में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक आप मतलब कि देखिए कि जो है 1871 में इटली का क्या हुआ। तो एकीकरण हुआ जिसमें प्रमुख योगदान किसका था। तो काबूर का था, मेजनी का था, गैरिबाल्डी था और एमुनुएल था जैसे शासक थे। और यही आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से 1871 में इटली का एकीकरण में जो है निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव मारना है। आते हैं पॉइंट नंबर 6। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 10 मई 1871 को 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके बाद जर्मनी का उदय हुआ मन स्थापना हुआ। अब देखते हैं 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की क्या हुआ, संधि हुआ, जिनमें जर्मनी का क्या हुआ, उदय हुआ। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ये इसका था थ्योरी जैसे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन ए 1815 में, बी 1871 में, सी 1830 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1871 में। अब ये पढ़े ऊपर में पढ़े थे इटली का एकीकरण कब हुआ। तो 1871 में। अब दूसरा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी काबूर और डी नेपोलियन। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है मेजनी। तीसरा देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में से कौन था। ए ऑस्ट्रिया, बी रूस, सी प्रसा और डी ब्रिटेन। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया।
अब देखते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 4, गारिबल्डी पेशा से क्या थे? गारिबल्डी पेशा से क्या थे? ए ऑप्शन किसान, बी दार्शनिक और सी नाविक और डी सिपाही। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नाविक। गारिबल्डी पेशा से क्या थे? नाविक थे। गारिबल्डी पेशा से नाविक थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान और डी ब्रिटेन। आपका राइट आंसर होगा बी जर्मनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तुर्की, बी इटली, सी फ्रांस और डी जर्मनी। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। और इससे पहले हम पढ़े थे कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? ए 1840, बी 1830 और सी 1815 और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1815 में। वियना सम्मेलन का संगठन 1815 में हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने में है। अब कहता है 8वां कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो आपको थ्योरी में पढ़ाए थे। ऑप्शन ए काबुल, बी मेटरनिख, सी बिस्मार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो वियना सम्मेलन का जो मेजबानी किए थे वो थे मेटरनिख। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 9, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बाद हो गया बिस्मार्क, इसके बाद नेपोलियन। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ऑप्शन ए 1871 में, बी 1870 में, सी 1830 में और डी 1866 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है 1871 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन हंगरी की राजधानी है? ऑप्शन ए पेरिस, बी पोलैंड, सी बुडापेस्ट, डी यूनान। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? हंगरी का अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? ए फ्रेंच, बी यूनानी, सी पोलिश और डी मैग्यार। डी क्या हुआ? मैग्यार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्यार। क्वेश्चन नंबर 13, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 70 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था कंबोडिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, काउंट काबरू को विक्टर एमुन्ने ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी फ्रांस में राजदूत। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इटली के एकीकरण का तलवार कौन थे? इटली के एकीकरण के तलवार कौन थे? ए गैरिबल्डी, बी काबूर, सी मेजनी, डी बिस्मार्क। इसका राइट आंसर होगा गैरिबल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबल्डी। अब आते हैं 16, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका और डी पश्चिमी एशिया। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए यूरोप, मरा भी था। अब देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ?
ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी प्रसा डेनमार्क का युद्ध और डी सेडान का युद्ध। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसा का युद्ध। अब 18 क्वेश्चन 18वां जो है क्वेश्चन नंबर 18, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका होगा ऑप्शन ए डायट, बी कार्बोनरी, सी लाल सेना, डी फिलिक हेटारिया। 18 का ऑप्शन नंबर होगा बी कार्बोनरी से, कार्बोनरी। अब देखते हैं क्वेश्चन 19, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क और आपका जो डी विलियम। इसका राइट आंसर होगा सी बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। आते हैं लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन 20 का जो क्वेश्चन है 20 का क्वेश्चन है, इसमें कहा है जो 1829 ईस्वी की एड्रिया नेपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? कहता है 1829 ईस्वी की एड्रिया नेपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए तुर्की, बी यूनान, सी हंगरी, डी पोलैंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हम जो है आपको अच्छा सा वीडियो देते रहेंगे। वर्ग तंत्र के लिए यही क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।